जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे कुमाऊं का चंद्रवंश। आज इसी क्रम में इसका तीसरा भाग लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि 1223 में पश्चिमी नेपाल का राजा क्राचल देव उसने आक्रमण किया कुमाऊं पे और कुछ समय तक कुमाऊं की गद्दी, कुमाऊं की सत्ता पश्चिमी नेपाल के डोटी शासकों के पास चली गई। उसके बाद 1236 में नरचंद राजा बनता है जो 1260 तक शासक के रूप में यहाँ पर विराजमान रहता है। उसके बाद 1261 में राजा बनता है थोवरचंद। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। थोवरचंद 23वां राजा होता है। 1261 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है। कुछ विद्वान इसको चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं, जैसे कि हर्षदेव जोशी, आपको पहले बता चुका हूं, और डब्ल्यू फ्रेजर। हर्षदेव जोशी यानी इसको कुमाऊं का किंग मेकर बोला जाता है। आगे चल के आप इनके बारे में पढ़ेंगे। ये चंद्रवंश के बख्शी यानी प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री पद पे थे और एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 7 से 8 राजाओं को गद्दी पे बैठाया था। और डब्ल्यू फ्रेजर, जिनकी रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, इसमें ये दोनों थोवरचंद को चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। अब इसके पीछे का कारण, थोवरचंद फर्स्ट राजा था जिसको किसी को टैक्स देने जो बाध्य नहीं था, यानी इसने किसी को टैक्स देना नहीं था। इससे पहले के जो राजा हुए उनको किसी न किसी डोटी शासकों को या मल्लवंशी राजाओं को टैक्स के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती थी, लेकिन थोवरचंद टैक्स के रूप से स्वतंत्र राजा था, पहला स्वतंत्र राजा, स्वतंत्र राजा जो टैक्स देने हेतु बाध्य नहीं था। ठीक। उसके बाद आगे राजा आए, उन्होंने कोई खास काम नहीं किया, तो हम सीधे चलते हैं 28वें नंबर के राजा अभयचंद के पास। ये था 28वें नंबर का राजा। इसने कार्य क्या किया? इसने ताम्रपत्र लिखवाना, ताम्रलेख लिखवाना शुरू किया। चंद्रवंश का फर्स्ट जो ताम्रलेख मिला है वो मिला है 1360 ईस्वी का, और वो है अभयचंद का। 28वें नंबर के राजा अभयचंद का ताम्रलेख चंद्रवंश का पहला ताम्रलेख है। ठीक। इससे पहले के जो राजा थे उनके बारे में जानकारी का जो स्रोत था, जो उनके बारे में जानकारी मिलती थी, अन्य राजाओं के ताम्रपत्रों से मिलती थी। अभयचंद्र के बारे में जानकारी स्वयं के ताम्रपत्रों से अब मिलेगी। तो इसलिए चंद्रवंश का पहला राजा जिसके बारे में जानकारी उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है वो कहलाएगा अभयचंद। राइट। उसके बाद 29वें नंबर का राजा अभयचंद का बेटा ज्ञानचंद प्रथम। ज्ञानचंद प्रथम, या इसको बोलेंगे गरुड़ ज्ञानचंद। इसके बारे में फैक्ट देखिए। यह विष्णु का उपासक था। इसका राज चिन्ह गरुड़ था। सबसे इंपोर्टेंट तो ये है इसका एक इंपोर्टेंट फैक्ट। चंद्रवंश के राजाओं का राजकीय चिन्ह गाय थे, आपको पहले बढ़ा चुका हूं, लेकिन एकमात्र ऐसा चंद्र शासक जिसका राजकीय चिन्ह गरुड़ था, मतलब गाय न होके गरुड़ था। ठीक। यह विष्णु का उपासक था। इसका सेनापति था नीलू कटायत।
बहुत ही साहसिक वीरवान सेनापति इसका नीलू कढ़ायत। ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था और दिल्ली दरबार में जाने वाला प्रथम चंद शासक ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद उपहार और कीमती भेंट लेके फिरोज शाह तुगलक के दरबार पे गया, जिससे खुश होकर फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी और उसको तराई भाबर का क्षेत्र की जमींदारी सौंप दी। ठीक, दिल्ली दरबार या दिल्ली सल्तनत में जाने वाला फर्स्ट चंद शासक ज्ञानचंद था। और ये किसके समकालीन था? फिरोज शाह तुगलक के समकालीन। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया, उसने इसको गरुड़ की उपाधि दी। फिरोज शाह तुगलक ने। अब इसका नाम क्या हो गया? गरुड़ ज्ञानचंद। और दूसरा इसको तराई भाबर का क्षेत्र दिया, यानी तराई भाबर के क्षेत्र की जमींदारी किसको दे दी? ज्ञानचंद को। तराई भाबर के मतलब से है उधम सिंह नगर का क्षेत्र, तो तराई भाबर का क्षेत्र है वो दे दिया ज्ञानचंद को। इससे पहले तराई भाबर का क्षेत्र कटेहरियों या रोहिला सरदारों के पास था। अब बात करते हैं इसके ताम्रपत्रों की। ज्ञानचंद के 2 ताम्रपत्र मिले हैं। पहला ताम्रपत्र है सेरा खेड़ा कोट ताम्रपत्र, और दूसरा ताम्रपत्र है गोबासा ताम्रपत्र। सेरा खेड़ा कोट ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में पड़ता है, मिला है। ये इसमें इसने अपने आप को महाराजा धीराज परमेश्वर कह रखा है। ज्ञानचंद ने अपने आप को महाराजा धीराज परमेश्वर किसमें है? सेरा खेड़ा कोट ताम्रपत्र में। इतना ज्ञानचंद के बारे में है। ठीक, ताम्रपत्र की बात आई गई है तो एक घटना यह भी है कि ताम्रपत्र में अपने पितरों का नाम उल्लेखित करने वाला एकमात्र चंद शासक कौन है? गरुड़ ज्ञानचंद्र। तो हुआ ये कि इसके जो पिता थे अभय चंद के वार्षिक श्राद्ध पे यह ताम्रपत्र द्वारा यह बताता है कि मैंने भूमि दान की है। भूमि दान करने की बात ताम्रपत्र में उल्लेखित करता है। तो इसमें उसने अपने पितरों का, यानी अपने पितरों का, पूर्वजों का नाम उल्लेखित किया है अभय चंद। और पूर्वजों का नाम उल्लेखित करने वाला एकमात्र चंद शासक अब क्या है? ज्ञानचंद। ठीक, ये भी एक फैक्ट बन जाता है। इसके बाद ज्ञानचंद का पुत्र आता है उद्यानचंद। इसमें बालेश्वर मंदिर चंपावत की नींव रखी। और उद्यानचंद का बेटा आता है विक्रमचंद। इसने बालेश्वर मंदिर का कार्य पूरा करवाया। ठीक, कितना आता है? इसका टाइम पीरियड 1365 से 1420 तक, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। ये आप इसको नोट कर लो। ठीक, बालेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो बालेश्वर मंदिर में 1424 ईस्वी में एक ताम्रपत्र मिला है, जो ताम्रपत्र था गुजरात के एक पंडित कुंज शर्मा का। कुंज शर्मा ने बालेश्वर मंदिर के
जीर्णोद्धार, रिपेयरिंग में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक, तो बात करते हैं इसके बाद के 35वें नंबर के राजा। गरुड़ ज्ञानचंद्र था 29वां नंबर का राजा। ठीक, 1365 से लेकर 1420 तक इसका टाइम पीरियड था। इसका राजकीय चिन्ह गरुड़ था। नीलू पठायत इसका वीरवान सेनापति था। दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद्र। यह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया। फिरोज शाह तुगलक ने इससे खुश होकर गरुड़ की उपाधि इसको दी और तराई भाबर का क्षेत्र इसको सौंप दिया। इसके 2 ताम्रपत्र मिले हैं। सेरा खेरा कोट ताम्रपत्र, जिसमें इसने अपने आप को महाराजाधिराज परमेश्वर कहा है। दूसरा ताम्रपत्र मिला है गोबासा ताम्रपत्र। इसका संबंध भी गरुड़ ज्ञानचंद्र से है। गरुड़ ज्ञानचंद्र के बेटे उद्यान चंद्र ने बालेश्वर मंदिर की नींव रखी। उसके बाद राजा बनता है विक्रम चंद्र। विक्रम चंद्र ने बालेश्वर मंदिर का कार्य पूरा करवाया। बालेश्वर मंदिर में 1424 ईस्वी में एक गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा का ताम्रलेख मिला है। कुंज शर्मा का बालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार में मुख्य भूमिका रही है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं 35वें नंबर के राजा भारती चंद के पास। भारती चंद 35वें नंबर का राजा था। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1437 से लेकर 1477 तक इसका टाइम पीरियड था। भारती चंद्र के पवाड़े कुमाऊं में बहुत प्रसिद्ध हैं और पवाड़ों में इसकी और कुमाऊं की वीरांगना भगाध्योन्यान के द्वंद्व युद्ध की चर्चा है। इसके पवाड़े प्रसिद्ध हैं। और पवाड़ों में क्या चर्चा है? भारती चंद्र तथा कुमाऊं की वीरांगना है भागाध्योन्यान। इन दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध की चर्चा। ठीक, भारती चंद्र एक दूरदर्शी और साहसी तथा पराक्रमी राजा था। यह अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहता था और अपने क्षेत्र में धन की कमी को पूर्ति करना चाहता था। भारती चंद्र के टाइम पे कुमाऊं के बहुत से हिस्से में उस समय तक भी चंद्रवंशी इतना ताकतवर नहीं हुआ था। कुमाऊं के काफी हिस्से में डोटियों का शासन था। डोटी लोग कुमाऊं के क्षेत्र को पर्वत डोटी कहते थे। पर्वत डोटी में खासकर सोर, सीरा और थल का क्षेत्र आता था। ठीक, तो डोटी लोग भारती चंद्र के टाइम पे डोटी शासक था जयमल्ल, या इसका दूसरा नाम यक्षमल्ल। ये मल्लवंशी डोटी नरेश यानी नेपाल का राजा कौन था? यक्षमल्ल या जयमल्ल। डोटी लोग पर्वत डोटी कहते थे कुमाऊं के क्षेत्र में। तो उसमें आता था सोर, सीरा प्लस थल का क्षेत्र। ये तीनों मिलाकर बनता था पर्वत डोटी। सोर मतलब पिथौरागढ़, सीरा मतलब डीडी हाट और ये थल हो गया। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर पर्वत डोटी क्षेत्र बनता था। सोर का जो क्षेत्र था यानी पिथौरागढ़ का क्षेत्र, ये था बम शासकों के पास, बम शाह के पास, बम शाह के कंट्रोल में था। और सीरा का जो क्षेत्र था ये था मल्लवंशी या रेखा राजा संसार मल्ल, या उसका दूसरा नाम है कल्याण मल्ल। इनके अंडर में क्षेत्र था। तो लक्ष्मी चंद क्या करता है? इन डोटियों को, इन पश्चिमी नेपाल के राजाओं को उत्तराखंड से बाहर खदेड़ने की तैयारी करता है।
और चंद वंश को और कुमाऊं को पूर्णतः डोटियों से आजादी दिलाने की कोशिश करता है। और इसी क्रम में वो क्या करता है, अपने सेना में सभी जाति के लोगों को भर्ती करवाता है। इससे पहले के जो राजा थे वो अपने सेना में खासकर क्षत्रियों को ज्यादा भर्ती करवाते थे, लेकिन भारती चंद्र ने अपनी सेना को अधिक से अधिक संख्या बढ़ाने के लिए सभी जाति के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आर्मी बहुत ज्यादा हो सके। उसने अपनी आर्मी को ज्यादा बनाया और उसने इसी क्रम में कुमाऊं से डोटियों को खदेड़ने और अपने राज्य के विस्तार करने के लिए डोटी अभियान चालू कर दिया। तो अब हम पढ़ेंगे उसका डोटी अभियान। क्या कर दिया इसने, डोटी अभियान। पश्चिमी नेपाल के राजा मल्ल राजाओं के विरुद्ध इसने डोटी अभियान चालू कर दिया। उसमें अपनी सेना को इसने दो भागों में बांटा और दो अलग अलग पड़ावों में सेना को रखा। सेना का पहला पड़ाव कटकुनोला पिथौरागढ़ के समीप रखा और दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बालीचौड़ नामक स्थान पे इसने रखा। और वहां से इसने दो जगहों से डोटियों को घेरना चालू किया। इसी डोटी अभियान के चलते हुए इसने नायक जाति की उत्पत्ति की और नायक जाति ने भी डोटी अभियान में इसकी मदद की। डोटी अभियान के चलते हुए इसके पुत्र रत्नचंद ने, भारती चंद के पुत्र रत्नचंद ने सोर, सीरा और थल का क्षेत्र जीत लिया। अंततः 1451-52 ईस्वी में, यानी पूरे 12 साल के बाद इसको डोटी अभियान में विजय प्राप्त हुई और इसने डोटियों को भगा दिया और उत्तराखंड को या बोलो चंद्रवंश को डोटियों की यानी पश्चिमी नेपाल के शासकों की अधीनता से पूर्णतः मुक्ति दिलाई। ठीक, डोटी अभियान के तहत इसने सेना को दो पड़ाव में रखा। पहला पड़ाव कटकुनोला और दूसरा पड़ाव बालीचौड़। ये पिथौरागढ़ में बढ़ता है, ये बढ़ गया काली नदी। ठीक, इसने क्या किया, नायक जाति की उत्पत्ति की डोटी अभियान के तहत। जाति की उत्पत्ति किसने की, भारती चंद ने। नायक जाति को चंदू की अवैध संतान भी बोला जाता है। इसको बाद में एससी कैटेगरी में डाल दिया गया था, ये आगे पढ़ेंगे। नायक जाति की उत्पत्ति की और नायक जाति ने भी सहायता की भारती चंद की डोटी अभियान में। उसके बाद इसके पुत्र रत्नचंद ने सोर, सीरा प्लस थल ये 3 क्षेत्र जीत लिए रत्नचंद की सहायता से भारती चंद ने। अंततः सन 1451 या 52 में पूरे 12 वर्षों के बाद इसको डोटी विजय हुआ है। डोटी अभियान इसका सफल हुआ, विजय हो गया उस अभियान में। उसके बाद इसने सीरा के क्षेत्र पे यानी सीरा क्षेत्र में बसेड़ा राजपूतों को अपना सामंत नियुक्त किया और बसेड़ा राजपूतों को सीरा का क्षेत्र दे दिया राज करने के लिए। सीरा क्षेत्र में इसने अपने पुत्र रत्नचंद की सहायता से कल्याणमल को हराया था और वहां पर किसको बैठा दिया, डूंगरा बसेरा यानी बसेरा राजपूतों को वहां पर बैठा दिया अपना सामंत बना के। और डूंगरा बसेरा के बाद कुछ समय बाद मदन सिंह बसेरा, फिर उसके बाद राय सिंह बसेरा, ये आदि लोग बैठे। यानी 1452 से लेके 1539 तक पूरे 87 साल यहाँ पर डूंगरा राजपूतों ने इनके सामंत के रूप में कार्य किया। उसके बाद पश्चिमी नेपाल के राजाओं ने पुनः आक्रमण किया और सीरा के क्षेत्र को फिर जीत लिया। ये आगे हमारा चलता रहेगा ये चीजें। तो ये था इसका डोटी अभियान। अब कुछ फैक्ट आते हैं इसके बारे में, भारती चंद के बारे में कुछ फैक्ट बन जाते हैं। पहला फैक्ट,
देखिए, डोटियों से आजादी दिलाने वाला, चंदवंश को डोटियों से आजादी दिलाने वाला पहला राजा। भले ही थोहर चंद के टाइम पे चंद लोगों ने डोटियों को टैक्स देना बंद कर दिया था, लेकिन पूरी तरीके से उनकी अधीनता हटाई नहीं थी। इसने डोटी अभियान करके इनको कुमाऊं से बाहर फेंक दिया, काली नदी पार कर दिया। तो अतः हम कह सकते हैं कि चंदू को या कुमाऊं को डोटियों से पूर्णतः स्वतंत्र भारतीय चंद ने किया। राइट। एक फैक्ट ये बन जाता है कि डोटी अभियान यानी नेपाल में आक्रमण करने वाला या डोटी अभियान करने वाला पहला शासक कौन था? भारती चंद। डोटी अभियान या कहो आप नेपाल पे आक्रमण, फर्स्ट राजा भारती चंद था। ये दो फैक्ट इसके बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसके ताम्रपत्रों की। सन 1451 में हुड़ेती ताम्रपत्र इसने लिखवा, और हुड़ेती ताम्रपत्र में भारती चंद ने एक गांव को दान देने का वर्णन किया है। ठीक, पहला इसका जो ताम्रपत्र है 1451 में इसने लिखवाया, हुड़ेती ताम्रपत्र। इसमें इसने क्या किया? भारती चंद ने एक गांव को दान दिया, गांव दान में दिया इसने। ठीक, ये इसने हुड़ेती ताम्रपत्र में लिखा है। दूसरा आता है इसके समकालीन खेती खान ताम्रपत्र। ये खेती खान ताम्रपत्र किसका है? ये भारती चंद्र का नहीं है, इसके समकालीन है। लेकिन खेती खान ताम्रपत्र, ये ताम्रपत्र है सुजान कुंवर का। सुजान कुंवर ये भारती चंद्र का पुत्र था, एक पुत्र भारती चंद्र का सुजान कुंवर। इसका ताम्रपत्र खेती खान ताम्रपत्र है। ठीक, इसके बाद राजा बनेगा अगला 36वां राजा भारती चंद्र का योग्य पुत्र रत्नचंद, जिसने उसको सोर, सीरा और थल का क्षेत्र जीतने में मदद की थी। अभी तक अपने पिताजी के साथ वो एज ए सेनापति काम कर रहा था। अब आगे हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों पढ़ना इतना है जितना कि समझ में आए। एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ के सब दिमाग से उड़ जाएगा। हम धीरे धीरे उत्तराखंड हिस्ट्री को ऐसे आगे ले जाएंगे और जल्द से जल्द इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।